नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा चैनल पे। तो दोस्तों, आ, आज का दिन है 14 जनवरी और आज मकर संक्रांति का दिन है। तो आप सबको लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक बधाइयां। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इसी अच्छी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के क्रम में हम लाए हैं आज यानी कि 14 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हम डिस्कस करते हैं कुछ एमसीक्यूज के फॉर्म में, जिस फॉर्म में हमारे एग्जाम्स में आते हैं, और इन एमसीक्यूज को हम डिस्कस करते हैं, इनसे रिलेटेड स्टैटिक पार्ट्स को भी डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, और जो भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी उसकी आप एक शॉर्ट नोट्स बनाते रहेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको एग्जाम के टाइम में रिवाइज करने में काफी आसानी रहेगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स से, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। इसरो दैट इज प्राइड ऑफ इंडिया, और काफी ही कम बजट में ये काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। सो सर्टेनली काफी ही प्राउड की बात है, इसरो जो है हमारे लिए एज एन इंडियन। तो इसरो के नए चीफ के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया है। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है एस सोमनाथ, दूसरा ऑप्शन है के सिवन, तीसरा ऑप्शन है ए एस किरण कुमार एंड चौथा ऑप्शन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए एस सोमनाथ। एस सोमनाथ जो है, इन्हें इसरो के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी क्या है ये, अभी ये विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर जो है केरला में, उसके ये प्रमुख है, उसके ये डायरेक्टर है, ठीक है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर है अभी, और अब ये बने हैं इसरो के चीफ। एस सोमनाथ ने किसे रिप्लेस किया है, एस सोमनाथ ने रिप्लेस किया है के सिवन को। के सिवन इनसे पहले इसरो के चीफ है, और के सिवन से पहले चीफ रहे हैं ए एस किरण कुमार, और जो चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, और जो चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, वो क्या है, वो डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं। ओके, तो यहाँ पर हम समझ गए चारों ऑप्शन, चारों इंपॉर्टेंट नाम है और चारों की प्रोफाइल भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू अचीव वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग इन द अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स इन द लेटेस्ट BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर्स रैंकिंग, यानी कि नवीनतम BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 लड़कियों के एकल में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, ठीक है। चार ऑप्शन है, मालविका बंसोड़ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है पुलेला गोपीचंद, ऑप्शन सी है तस्मीन मीर एंड ऑप्शन डी है सामिया इमाद फारूकी। तो जानते हैं सही ऑप्शन को। जो सही ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन सी तस्नीम मीर, ठीक है। तस्नीम मीर जो है वो कहां से बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है गुजरात से, और ये 16 साल की हैं। इन्होंने हाल ही में, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है अंडर 19 में टॉप रैंक हासिल करना, ठीक है। टॉप रैंक इन्होंने हासिल किया है, तो इंपॉर्टेंट नाम है, आपको इसे याद रखना होगा। और ये जो सारे ऑप्शंस हैं, ये चारों मल्लिका बंसोड़, पुलेला गायत्री गोपीचंद, सामिया इमाद फारूकी, ये चारों भी काफी टैलेंटेड बैडमिंटन प्लेयर्स हैं। ओके, और सभी इंडिया के हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2022 ऑस्कर यानी कि ऑस्कर अवार्ड से अकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं, विल बी हेल्ड ऑन मार्च 27, 2022 यानी कि 27 मार्च 2022 को ये जो है ऑस्कर वो होगा, ऑस्कर का इवेंट होगा। आफ्टर हाउ मेनी इयर्स दिस इवेंट विल बी हेल्ड विद अ होस्ट, यानी कि एक मेजबान के साथ ये कितने वर्षों बाद आयोजित किया जाएगा, ठीक है। 2022 का ऑस्कर एक मेजबान के साथ कितने वर्षों बाद आयोजित किया जाएगा। आयोजित तो पिछले साल भी हुआ था, पर क्या था, मेजबान नहीं थे उसमें, यानी कि होस्ट। अवार्ड्स में आप देखते होंगे एक होस्ट होता है जो कि अनाउंस करता रहता है कि इन्हें अवार्ड मिला, या इस तरह की कोई भी अनाउंसमेंट करते रहता है। तो वो जो होस्ट होगा वो अब कितने सालों बाद आएगा, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 5।
एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ओके, यानी कि 3 वर्षों के बाद जो ऑस्कर है वो विद होस्ट ऑर्गेनाइज होगा। तो ये जो ऑस्कर है वो कौन सा ऑस्कर है, ये 94th, ठीक है, ये 94th ऑस्कर अवार्ड होने वाला है। एकेडमी अवार्ड्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स जो सिनेमा जगत में होता है उसके लिए ऑस्कर दिया जाता है, ठीक है। बाय द वे मैं बता दूं, पहले ऑस्कर जीतने वाली भारतीय मूल के व्यक्ति थे भानु अथैया। इन्हें मिला था किस चीज के लिए ऑस्कर, गांधी मूवी के लिए ऑस्कर मिला था, ठीक है। और तो ये नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है। और एकेडमी अवार्ड्स जानते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब जो 27 मार्च को होगा तो उसकी भी जो डिटेल्स हैं वो भी यहाँ पे हम अपडेट जरूर करेंगे। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, विच स्टेट यूटी हैज रिसेंटली स्टार्टेड ऑनलाइन योगा क्लासेस फॉर कोविड पेशेंट्स इन होम आइसोलेशन। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में होम आइसोलेशन में कोविड रोगियों के लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं शुरू की हैं? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात या डी दिल्ली। सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली ने क्या किया है, इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इनिशिएटिव का नाम है दिल्ली की योगशाला। क्या नाम है, आप लिखता हूं, दिल्ली की योगशाला, ठीक है। इसके इनिशिएटिव में क्या होगा कि ये जो पेशेंट है इन्हें ऑनलाइन योग की शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। योग काफी इंपॉर्टेंट होता है स्वस्थ रहने के लिए और इसी के लिए दिल्ली सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है कि दिल्ली की योगशाला के माध्यम से वो जो कोविड आइसोलेशन होम आइसोलेशन में है उन्हें वो योग की क्लासेस दी जाएगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। इनमें से कौन से केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की शुरुआत की है, एक तरह से इसे स्टार्ट किया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए धर्मेंद्र प्रधान, दूसरा ऑप्शन है बी सुभाष सरकार, तीसरा ऑप्शन है सी भारती प्रवीण पवार, चौथा ऑप्शन है डी स्मृति जुबिन ईरानी। तो सही ऑप्शन जान लेते हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सुभाष सरकार, ठीक है। तो सुभाष सरकार ने क्या किया है, एक स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार लॉन्च किया है। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली स्कूलों को दिया जाने वाला अवार्ड है, यानी कि ये अवार्ड उन स्कूलों को दी जाएगी जिसमें स्वच्छता बेहतर होगी। तो कुछ 6 पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि वाटर, ठीक है, पानी, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये जो सप्लाई के पैरामीटर्स 6 पैरामीटर्स कुल मिला के, इनमें से इन 6 पैरामीटर्स में से जो इन 6 पैरामीटर्स पे जो स्कूल खरे उतरेंगे उन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। ये सभी तरह के स्कूल्स के लिए, हाई स्कूल, मीडियम स्कूल, जो भी स्कूल होते हैं सभी तरह के स्कूलों के लिए है। ऑप्शंस को जान लेते हैं। जो इन्होंने इनोग्रेट किया है सुभाष सरकार, वो क्या है, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है। किस चीज के, एजुकेशन के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है कौन, सुभाष सरकार, जिन्होंने इस पुरस्कार की शुरुआत की है, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान क्या है, ये भी एजुकेशन मिनिस्टर है लेकिन ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं है, ये कैबिनेट मिनिस्टर है, ठीक है। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, ये हेल्थ मिनिस्टर है। तो चौथा ऑप्शन जो है हमारा स्मृति जुबिन ईरानी, वो क्या है, स्मृति जुबिन ईरानी जो है वो है चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्टर, ठीक है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर जो मिनिस्ट्री है इनका वो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये हो गए इन चारों की प्रोफाइल और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल कंपटीशन हैज बीन रिसेंटली कंक्लूडेड, ठीक है। विच स्टेट हैज टॉप्ड दिस मेडल टैली। इंडिया स्किल्स 2021 प्रतियोगिता हाल ही में संपन्न हुई है, किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उड़ीसा। पहले करेक्ट ऑप्शन जानते हैं। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी उड़ीसा, ठीक है। कितने मेडल जीते हैं उड़ीसा ने, यहाँ पर 61 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। और इसी के साथ ये टॉप किया है। दूसरे स्थान पर केरला आया है, ऑप्शन सी है यहाँ पे, और तीसरे स्थान पर आया महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर आया कर्नाटक। तो ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये किन चीजों के लिए हुआ, ये बेसिकली उस तरह के स्किल्स जैसे कि हो गए कारपेंटरी हो गया, पेंटिंग हो गया, ठीक है,
इस तरह की जो स्किल्स है उसके रिलेटेड होता है। ये कहाँ पे हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था, प्रगति मैदान के आसपास हुआ था ये दिल्ली में। और इसमें जो विजेता है उन्हें क्या मौका मिलेगा? उन्हें वर्ल्ड स्किल्स में, जो कि संघाई में होता है, वहां पे परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये थी स्किल्स इंडिया 2021 की बात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंडित मुन्ना शुक्ला डाइज एट एज ऑफ 78। ही वाज नोन फॉर विच डांस फॉर्म? पंडित मुन्ना शुक्ला का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता था? ऑप्शंस दिए हुए हैं, कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी, भरतनाट्यम। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कथक। ठीक है, तो मुन्ना शुक्ला जो है वो किसके लिए जाने जाते थे? कथक नृत्य कला के लिए जाने जाते थे। ठीक है, और काफी ही बहुत ही जाने माने व्यक्ति थे नृत्य के क्षेत्र में पंडित मुन्ना शुक्ला। इन्हें काफी सारे अवार्ड्स यानी कि संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिल चुका है, इन्हें साहित्य कला अवार्ड, साहित्य कला परिषद अवार्ड मिल चुका है। इसी के साथ काफी ही बड़े नाम थे ये कथक के नृत्य में। कथक के नृत्य में और जो महत्वपूर्ण नाम है जैसे बिरजू महाराज हुए। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट नेम है कथक के क्षेत्र में। तो इन नामों को आपको याद रखना है। और ये डांस फॉर्म है, ये चारों डांस फॉर्म क्या है? ये चारों डांस फॉर्म क्लासिकल डांस फॉर्म है, कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी, भरतनाट्यम। ठीक है, ये चारों जो है वो क्लासिकल डांस फॉर्म है। दो तरह के डांस फॉर्म होते हैं, एक होता है क्लासिकल, एक होते हैं फॉल्क। तो ये चारों क्या है? ये चारों जो है क्लासिकल डांस फॉर्म है। ठीक है, आप कमेंट में बताएं कि इनके अलावा 4 और डांस फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और 4 और डांस फॉर्म्स का मतलब 4 और क्लासिकल डांस फॉर्म। टोटल 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स होते हैं, 4 और कौन से होते हैं ये आप यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? विच कंट्री हैज टॉप हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। जापान, सिंगापुर, अमेरिका और चाइना। ठीक है, सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जापान। यानी कि जापान का जो पासपोर्ट है वो सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट माना जाता है। ठीक है, यानी कि पासपोर्ट की इंडेक्स की लिस्ट में जापान ने शीर्ष स्थान हासिल किया। अभी पासपोर्ट इंडेक्स किस बात पर निर्भर करता है कि कौन से देश में, मतलब कितने अधिक देश में इस देश का वीजा ऑन अराइवल पॉसिबल हो पाता है। मतलब वीजा ऑन अराइवल का मतलब होता है कि कहीं दूसरे देशों में जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? वीजा लेना पड़ता है, और वीजा के लिए हमें पहले अप्लाई करना पड़ता है। पर जापान में केस में क्या होता है? जापान के नागरिक अगर 192 अन्य ऐसे देशों हैं जिसमें वो जाएंगे तो उन्हें ऑन अराइवल वीजा मिल जाएगा, यानी कि उन्हें पहले से वीजा लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, भारत के केस में ये संख्या है 60, और इस इंडेक्स में जो भारत का रैंक है वो है कितना? इस इंडेक्स में भारत का रैंक है 83। जी हाँ, 83। बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है कि भारत का हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में रैंक कितना है। तो 83 आप इसको जरूर याद कर लें, जरूर नोट कर लें कि इंडिया का इसमें रैंक क्या था। ठीक है, इंडिया का पिछले बार रैंक क्या था? इंडिया का पिछले बार रैंक था 90, और इसमें काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। तो इंडिया का रैंक है 83, जिसमें इंप्रूवमेंट हुआ पिछले बार से। और इंडिया में जो ऑन वीजा अराइवल है इसमें 2 और इंपॉर्टेंट देश शामिल हुए हैं। इन देशों का नाम है ओमानिया। ठीक है, एक देश है ओमानिया और दूसरा देश है इसमें अर्मानिया। ठीक है, यानी ओमानिया और अर्मानिया जो है ये 2 देश हैं जो कि ऐड हुए हैं। पहले 58 थे, अब टोटल कितने होंगे? 60 देश हो गए ऐसे जहां पे इंडिया में आप ऑन वीजा अराइवल आपको जहां पे मिल सकता है। अच्छा, इस इंडेक्स में सबसे नीचे कौन है? इस इंडेक्स में सबसे नीचे आ गया है हमारा अफगानिस्तान। ठीक है, हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान इस लिस्ट में सबसे नीचे है। ये भी नाम याद रखना जरूरी है कि अफगानिस्तान इस लिस्ट में सबसे नीचे है। सबसे ऊपर जापान, सबसे नीचे अफगानिस्तान, और भारत की रैंकिंग 83। ये 3 पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। और जो 9 नए देश ऐड हुए हैं ओमानिया और ओमानिया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रिसेंटली ए हेलीपोर्ट नियर संजौली धाली बाईपास इन शिमला हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, हु इनॉग्रेटेड इट? हाल ही में शिमला में संजौली ढली बाईपास के पास हेलीपोर्ट का निर्माण किया गया। इसका उद्घाटन किन्होंने किया है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। जयराम ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रामलाल मारकंडा एंड गोविंद सिंह। ऑप्शन डी इज गोविंद सिंह।
तो सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जयराम ठाकुर। जी हाँ, जयराम ठाकुर जो कि कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने इस हेलीपैड का उद्घाटन किया है, जयराम ठाकुर। ठीक है, जयराम ठाकुर काफी इंपॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया ऑप्शन बी, ये क्या है? ये है यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर। सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, रामलाल मरकांडा भी जयराम सरकार में मंत्री है। जयराम सरकार में ये तकनीकी शिक्षा के मंत्री, तकनीकी शिक्षा और जनजातीय विकास के मंत्री हैं रामलाल मरकंडा। और जो गोविंद सिंह है ये भी जयराम ठाकुर के मंत्रालय में काम है, और ये है यहाँ के लैंग्वेज आर्ट, एजुकेशन, लैंग्वेज एंड आर्ट के मंत्री हैं। ठीक है, जयराम गोविंद सिंह किसके मंत्री हैं? एजुकेशन, आर्ट के एंड लैंग्वेज के मंत्री हैं जयराम ठाकुर के सरकार में। ठीक है, तो ये तो हो गई हेलीपोर्ट की बात। अब हेलीपोर्ट होता क्या है? हेलीपोर्ट बेसिकली कुछ नहीं होता, जैसे एयरपोर्ट होता है वैसे हेलीपोर्ट हेलीकॉप्टर्स के उतरने के लिए होता है। तो हेलीपोर्ट यहाँ पे बनेगा, ये पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे क्या होगी, दूर दराज से जो टूरिस्ट आएंगे उनके लिए काफी सुविधा हो जाएगी कि एरोप्लेन जो होते हैं, जो एयरपोर्ट्स होते हैं, वो पहाड़ी एरिया पे उतने सही से बन नहीं पाते हैं। तो इन्होंने हेलीपोर्ट का निर्माण करवाया ताकि यहाँ से क्या हो सके, टूरिस्ट इजिली इस जगह पे पहुंच सके। ठीक है, हिमाचल प्रदेश पता है काफी खूबसूरत प्रदेश, पहाड़ों के बीच घिरा हुआ, काफी टूरिस्ट आते हैं वहां पे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन खेल से संबंधित है। Who has become the 6th Indian Test cricketer to take 100 catches? यानी कि 100 कैच लेने वाले छठे भारतीय टेस्ट खिलाड़ी कौन बने हैं? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए रोहित शर्मा, बी अजिंक्य रहाणे, सी विराट कोहली और डी केएल राहुल। तो सही ऑप्शन की बात कर लेते हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विराट कोहली। विराट कोहली भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान, और इन्होंने हाल ही में जो साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज चल रही उसमें उन्होंने ये 100 कैच अपने पूरे किए हैं। ये जानने वाली बात है कि इसमें विकेट कीपर्स इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो इसके अलावा जो सबसे अधिक कैच लेने वाले की अगर बात की जाए तो वो है भारतीय टीम के वर्तमान कोच राहुल द्रविड़। ठीक है, इन्होंने सबसे अधिक कैचेस लिए हैं 210। ठीक है, इन्होंने 210 कैचेस लिए हैं। ठीक है, और पहले 100 कैच पूरे करने वाले जो खिलाड़ी थे वो थे सुनील गावस्कर। ठीक है, छठे हैं विराट कोहली और पहले कौन था? सुनील गावस्कर। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, अपने कमेंट विचार में रखिए, और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए और सरकारी परीक्षा को सब्सक्राइब कीजिए। और इस सरकारी परीक्षा पर आपको अन्य विषयों के भी काफी इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियोस अथवा एक्सप्लेनेशन, एग्जाम एनालिसिस, इस तरह की वीडियोस देखने को मिल सकती हैं। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।